तो गुड इवनिंग क्लास, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा फॉर क्लास 11th and 12th। सो फ्रेंड्स, ज्यादा समय न लेते हुए कंसेप्ट ऑफ मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आपके सिलेबस के अंदर आता है। जितना अधिक हो सकता था मैंने आपको पढ़ाया है, उसका एक दो कंसेप्ट अभी रह गया है एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन। इसमें एक तो आपका रह गया नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी? नैरो मनी कौन सा होता है, ब्रॉड मनी कौन सा होता है? जनरली कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है या पूछ लेता है कि M1 मेजरमेंट किसके अंतर्गत आता है, M2 मेजरमेंट किसके अंतर्गत आता है, M3 मेजरमेंट किसके अंतर्गत आता है, M4 मेजरमेंट किसके अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, M1 एंड M2 मेजरमेंट विल बी द concept of narrow money, and M3 and M4 measurement are connected with the broad money। तो बेसिकली ये दोनों चीजें आती हैं कि M1 M2 मेजरमेंट जो होते हैं मनी के, ये सप्लाई ऑफ मनी के नैरो इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत, और M3 और M4 जो मेजरमेंट्स होते हैं ये ब्रॉड मनी के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ लें कि नैरो मनी होता क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, या किस चीज में वो हेल्प करता है, वो किस प्रकार से उसे मॉनिटर किया जाता है। इसी प्रकार से ब्रॉड मनी क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, क्या ये इंडिकेट करता है और किससे इसे रिलेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नैरो मनी। इसकी सिंपली डेफिनेशन, टोटल अमाउंट ऑफ मनी in an economy that is readily available for spending। मतलब टोटल मनी जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो खर्च करने के लिए तैयार है, मतलब हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज नोन एज द नैरो मनी। उसे हम नैरो मनी कहते हैं। M1 M2 मेजरमेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर आते हैं ऑफ मनी सप्लाई। इसमें आता क्या क्या है? लिक्विड मनी in the economy which includes coins, paper notes held with the public of the country or economy and demand deposits। इसके अंदर लिक्विड एसेट्स आती है जिसमें coins हो सकते हैं, पेपर नोट्स हो सकते हैं, और प्लस डिमांड डिपॉजिट्स जितने भी हमारे हैं वो आपका नैरो मनी के अंतर्गत आते हैं। अब किस चीज में ये हेल्प करता है? हेल्प इन मेजरिंग एंड एनालाइजिंग मनी सप्लाई। ये एनालाइज करने में के काम आता है, मेजर करने के काम आता है कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, मतलब हमारी खर्च करने की क्षमताएं कितनी है, हमारे पास में कितना धन है, कितनी मुद्रा है जो रेडिली अवेलेबल है फॉर स्पेंडिंग, खर्च करने के लिए। इम्पैक्ट इसके क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक हेल्थ, जो कम समय अवधि की इकोनॉमिक हेल्थ है, जैसे इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई, डिफ्लेशन की स्थिति आ गई, या एक्सेस डिमांड स्थिति आ गई, डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति आ गई। ये शॉर्ट टर्म में इसे इफेक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसे मॉनिटर कर सकते हैं। जो हमारी अदर मॉनेटरी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स थ्रू इंटरेस्ट रेट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसे मॉनिटर किया जाता है, किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है? इंटरेस्ट रेट्स के द्वारा। रिजर्व बैंक इसे मॉनिटर करता है, सेंट्रल बैंक इसे मॉनिटर करता है किसी भी देश का। इंटरेस्ट रेट्स को घटा बढ़ा करके बैंक रेट भी उसके अंदर आ सकता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ सकता है। इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके मनी सप्लाई को, जो नैरो मनी सप्लाई है, इसे घटा बढ़ा करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जो हमारे रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो SLR हो या हमारा CRR हो, उसके द्वारा हम इसे मॉनिटर कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो हमारी प्रतिभूतियां हैं, जो हमारी एसेट्स हैं, उसे की खरीद फरोख्त, उसे सेल एंड परचेज करके ओपन मार्केट में खुली बाजार क्रिया इसे हम कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसे हम कहते हैं। इसके माध्यम से इसे मॉनिटर किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ वी आर कमिंग फॉर द ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी पर आ जाते हैं। इसमें M1 में नैरो मनी तो आता ही आता है, उसके साथ में
अदर एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। शॉर्ट नोटिस पर तुरंत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शॉर्ट नोटिस पर बहुत सी एसेट्स हमारी ऐसी हैं जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है मनी के रूप में, कैश के रूप में। तो नैरो मनी के साथ में जब ऐसी एसेट्स को जो शॉर्ट नोटिस पर आसानी से कैश के रूप में कन्वर्ट की जा सकती हो, जब हम उसमें नैरो मनी में उसे इंक्लूड कर देते हैं, दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ब्रॉड मनी, a measure of total money supply in an economy which includes narrow money and other assets that can easily be converted into cash। M3 and M4 measurements इसके अंतर्गत आते हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत। अब ये क्या चीज इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स, it is an indicator of overall liquidity in the economy for investment and transactions। जो हमारे पास में ओवरऑल लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है हमारे देश के अंदर किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जो इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए जो टोटल लिक्विडिटी होती है, ये इसे रिप्रेजेंट करता है, ये इसे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, ये रिलेशन रिलेटेड होता है इन्फ्लेशन से। नाउ वी आर कमिंग फॉर द हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज द टोटल मनी which has three things, तीन चीजें इसके अंदर आती हैं। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स और पेपर नोट्स। जितनी भी उस देश के अंदर करेंसी है, चाहे वो पेपर नोट्स के रूप में हो या कॉइन्स के रूप में हो, वो उसके अंतर्गत आती है। और सेकेंडरी, बॉन्ड मनी विद द कॉमर्शियल बैंक्स, जो रिजर्व रखा जाता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स रखते हैं अपने पास में, वो इसके अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा वो डिमांड डिपॉजिट्स के माध्यम से क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। थर्ड, रिजर्व बैंक, जो रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास में कॉमर्शियल बैंक्स अपने रखते हैं, दीज रिजर्व्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर के हाई पावर्ड मनी बनाते हैं, बिकॉज इट हैज मल्टीपल इफेक्ट्स इन द इकोनॉमी। इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत। जैसे अगर हम कॉमर्शियल बैंक्स की डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें, इसके कारण से ही आपका क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। अगर हम बात करें जो रिजर्व बैंक के पास में रिजर्व्स होते हैं, या आपका कॉमर्शियल बैंक्स के पास में रिजर्व्स होते हैं, इन्हें बढ़ा घटा करके थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, और इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। इनको कंट्रोल करने के लिए वो CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से इनको कंट्रोल कर सकती है। फ्लो ऑफ सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। फ्लो ऑफ सप्लाई अगर कंट्रोल होगी तो इट हैज मल्टीपल इफेक्ट, सो इट इज नोन एज द हाई पावर्ड मनी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोल देते हैं। अब आ जाता है आपका इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। देखिए, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम या कोई भी मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, जो अथॉरिटी द्वारा किस प्रकार की करेंसी आपके देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रचलन में है, दैट इज नोन एज द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर हम इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हमारे यहाँ करेंसी के रूप में जनरली पेपर नोट्स चलते हैं। सो इट इज आवर इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज ए पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड बोलते हैं। हमारा जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है, इट इज ए पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। इसके बाद में आ जाता है व्हाट गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया। तो नोट इशूइंग कंपनी की अगर बात करें, नोट इशूइंग गवर्न्स की बात करें अगर हम, तो सोल एजेंसी मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ इशूइंग नोट्स इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, उसके आधार पर नोट इशू करता है। एनीवेज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और RBI हैज टू मैनेज मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़
इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। हमारे देश का जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसमें आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है, इन विच मैक्सिमम रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मे बी ₹85 करोड़, 85 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड शुड बी 115 करोड़, 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व कम से कम होना चाहिए, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 85 करोड़ रुपए हो सकता है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। सभी कंसेप्ट हमने ज्यादातर क्लियर कर ली है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। और मेरा आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, और इसी के साथ में आप इसे शेयर करें, जिससे कि ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो क्लासेस चल रही है, किसी गरीब बच्चों तक, दूसरे बच्चों तक पहुंच पाए। और इसी के साथ में कमेंट इस पर जरूर करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप हमसे और ज्यादा अच्छी तरीके से क्या चाहते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।